पहले 11 देखो ऑब्जेक्टिवली। Particle of mass m charge minus 3q is moving around a very heavy particle having the charge q। ठीक है, इसमें q चार्ज हो गया, इसके सामने माइनस ऑफ 3q पार्टिकल है जो इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो भाई इस पे ये बताओ कोलम्बिक फोर्स कितना लगेगा यहाँ पर इन दोनों पार्टिकल में, अगर आर डिस्टेंस मानते हैं तो इन दोनों का कोलम्बिक फोर्स सर निकालोगे 3q स्क्वायर अपॉन r 3q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कह सकते हैं, mv स्क्वायर बाई आर, अगर v इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी हो तो। और बोर्स मॉडल वैलिड है तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम यानी कि mvr है उसको nh/2π लिखोगे। ये हमारी सेकंड इक्वेशन। क्या इससे सॉल्व किया था सर? इसी से करा था एक्चुअली सर, इसका आंसर गलत दिया मैंने सर, उसमें डी दिया है सर। इससे आएगा 3q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट h। सर जो आंसर दिया वो डायमेंशनली भी इनकरेक्ट। कौन सा? सर जो डी आंसर दिया वो तो डायमेंशनली इनकरेक्ट है सर। 11 पे ए है सर, ए आ रहा था सर यही है। अच्छा, आंसर पे डाउट है ना आपका? नहीं सर, मेरे को सर एक कंसेप्चुअल डाउट भी है इसमें। क्या सर इसमें कह रहा है कि सर जो हैवी पार्टिकल है ना, दूसरा वाला वेरी हैवी पार्टिकल, सर तो इसमें हम लोग ने ग्रेविटेशनल पुल क्यों नहीं कंसीडर किया है? नहीं, वो हैवी पार्टिकल देने का मतलब इसका मोशन कंसीडर नहीं करना आपको, तो फिर अदरवाइज रिड्यूस मास हो जाता है। इस पार्टिकल को हैवी बोलने का मतलब है कि इसको रेस्ट पे मानना है, यानी कि जो ऑर्बिट होगी वो इसके अराउंड होती है। अदरवाइज अगर दोनों कंसिडरेबल मास होते हैं तो जो ऑर्बिट बनती है वो इन दोनों के सेंटर ऑफ मास के अराउंड बनती है। ये उस सेंस में दिया हुआ है। ठीक सर, बस यही डाउट था सर। सर जो mvr = nh/2π ये मतलब अप्लाई कर सकते हैं ना यहाँ पर, नहीं दिया हो तब भी? नहीं लिखा है उसमें ना, एज्यूमिंग बोर्स मॉडल, तो बोर का मॉडल तो यही है भाई, ये तो आपका न्यूटन लॉ है। यस सर। बोर मॉडल जब वैलिड कह रहा है इसका मतलब ये लिखना था एमवीआर बराबर, ये यही तो मेन पोस्टुलेट था बोर का। सिमिलरली 13 के भी आंसर में डाउट था। सर 10th में एक नया वर्ड है सर, स्पेक्ट्रल सेंसिटिविटी सर। अबे वर्ड पे कहाँ जा रहे हो? देखते हैं ना 10th वाले में। 10th वाले में λ1 वेवलेंथ जो है वो जब फोटो सेल पे गिरी सैचुरेशन मोड के अंदर, तो करस्पॉन्डिंग स्पेक्ट्रल सेंसिटिविटी ऑफ फोटो सेल इज 4.8। उसमें क्या मतलब है? एम्पियर पर वॉट, यूनिट से समझ जाओ। मतलब 1 वॉट इंटेंसिटी की लाइट आएगी तो इतने एम्पियर की सैचुरेशन करंट आएगी, बस इतने से मतलब है उसका। ये सर समझ गया, ठीक। हाँ अच्छा, तो एक बार देखो, इसमें 1 वॉट है, मतलब पहले पार्ट में पावर की वैल्यू 1 वॉट हो गई। लैम्डा की वैल्यू मेंशन है उसमें 300 नैनोमीटर या 3000 एंगस्ट्रॉम मान लीजिए। पहले ये निकाल पाओगे इसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स कितनी आई होगी? नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स अगर हम कैलकुलेट करें। यस सर। यस पर सेकंड, तो पावर डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ 1 फोटोन hc बाय लैम्डा सिग्मा, इसको लैम्डा 1 यूज कर लेते हैं। इससे मिल जाएगा आपको कितने फोटोन 1 सेकंड में आएंगे। ठीक है, और हम ये मान के चल रहे हैं कि जितने फोटॉन्स आएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी निकलेंगे, ये एज्यूम करके चलो। तो इतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड जाएंगे, इसको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो करंट की वैल्यू मिल जाएगी इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये चार्ज पर सेकंड हो गया, टोटल चार्ज पर सेकंड करंट I1।
जिसकी वैल्यू 4.8 एम्पियर दे रखी है, 4.8 into 10 to the power -3, मतलब ये जे की वैल्यू है। ठीक है, इसमें यस से सर। अच्छा, इसमें आखिरी में एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है, लेकिन देखो देखा नहीं, एज्यूमिंग एफिशिएंसी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जनरेशन पर इंसिडेंट फोटोन टू बी सेम, मतलब उसको हमने कुछ मानना पड़ेगा यार, है ना। उसमें ये मान लो कि लेट जो एफिशिएंसी है, जिसको क्वेश्चन के आखिरी लाइन में लिखा हुआ है वो चीज एफिशिएंसी, उसको ईटा मान लीजिए। क्या मतलब होगा इसका? सर की नंबर ऑफ सर फोटॉन हम लोग जितने ने गिर जो रहे ये हैं सर, उसमें उसका नीटा टाइम्स इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। तो इसमें ईटा और मल्टीप्लाई कर देंगे फिर। वो हमने हमने ये मान लिया था कि जितने फोटोन आए उतने इलेक्ट्रॉन निकले, जबकि ऐसा नहीं है, वो नीचे लिखा हुआ है एज्यूमिंग एफिशिएंसी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेशन पर इंसिडेंट फोटोन टू बी सेम। तो कुछ ईटा मान लीजिए, मतलब जितने फोटॉन्स आएंगे उसमें ईटा मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। इसमें पावर की वैल्यू 1 वॉट मान लेते हैं, तो इससे मेरे ख्याल से ईटा कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब तो दे रखा है ना, पावर की यस वैल्यू सर। दी है, लैम्डा की वैल्यू दी है, जे की वैल्यू दी है, ईटा निकालने के लिए होगा ही। उसके बाद अनदर रेडिएशन ऑफ दिस मच लैम्डा एंड पावर इतना इज इंसिडेंट and it is found that the maximum velocity of photoelectrons increases 2 times। अब इसके बारे में देखो, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन है उसके हिसाब से hc डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 माइनस वर्क फंक्शन, ये आपका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ mv², मतलब कि 2/m मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू। ये इसको ही रहने दीजिए, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी बाद वाले केस में, और पहले वाले केस में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी hc बाय लैम्डा 1 माइनस फाई नॉट। क्वेश्चन में सेकंड वाली वेवलेंथ पर मैक्सिमम वेलोसिटी डबल आ रही है, तो अगर मैक्सिमम वेलोसिटी सेकंड वेवलेंथ पर डबल आएगी तो मैक्सिमम एनर्जी 4 टाइम्स आएगी इसकी। लैम्डा 2 पर जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो लैम्डा 1 वाले काइनेटिक एनर्जी का 4 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है ये चीज? यस सर। यस सर। ठीक। अब इसमें से मेरे ख्याल से लैम्डा 1 लैम्डा 2 दोनों आपको दे रखा है क्वेश्चन में, तो ये फाई नॉट निकालने के लिए हो गया, मतलब यहाँ से फाई नॉट को कैलकुलेट किया जा सकता है। पहले वाले से ईटा कैलकुलेट होगा, इससे फाई नॉट कैलकुलेट होगा। उसके बाद पहला पार्ट जो क्वेश्चन में थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ तो निकाल सकते हैं अगर फाई नॉट आ जाएगा तो। यस सर। और सेकंड पार्ट सैचुरेशन करंट इन द सेकंड केस, तो इसको निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, सैचुरेशन करंट मतलब कैपिटल आई या फिर एक तरीके से जे कह लीजिए, तो जे डैश निकालने के लिए सेम रूल लगाइए, फॉर्मूला तो यही यूज करेंगे, पावर इंटू लैम्डा 2 यूज कर लेंगे अपॉन hc ई इंटू ईटा। एक बार करके देखो इसके थ्रू क्या आंसर आ रहा है। हम्म, बोलो भाई। यस सर, वही है। नहीं होगा कि नहीं होगा ये भी श्योर नहीं है, करके देखना पड़ेगा आपको। अगर अभी कर पाओ तो मतलब ये अगर कैलकुलेट हो जाए अभी, वैसे
करोगे या फिर आगे बढ़े इसमें? सर कर रहे सर, 1 मिनट दीजिए। अरे ये लैम्डा वन है पूरा, आप उठा लो। ई ईटा बाई एच सी को रिप्लेस कर दो, ई ईटा बाई एच सी जे अपॉन पी लैम्डा वन कर दीजिए। ये पावर यहाँ पर 1 है, पावर की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो ई लैम्डा बाई एच सी की पूरी वैल्यू जे अपॉन लैम्डा वन कर लीजिए। ये पूरा टर्म जे बाय लैम्डा वन। अब जो पावर दिया वो पुट करो, जे की वैल्यू दी गई है लैम्डा टू लैम्डा वन। आ गया सर, सेम आंसर आ रहा है जो पीछे दिया हुआ है। yes sir 13 में क्या बोल रहे हो? सर 13 में सर ए सी डी तीनों ही हो सकता है सर, मतलब इसमें से आंसर सी दिया हुआ है सर। सर इसमें सर मेरे को ऐसा लगता है सर, इसमें दिया हुआ है ना सर, ग्रेटर एनर्जी है सर, इसलिए वो n2 इक्वल टू 4 और n1 इक्वल टू 2 होगा सर, इसीलिए सी होगा सर, क्योंकि जो एनर्जी निकल रही है एब्जॉर्ब फोटॉन्स की वो ज़्यादा हो रही है सर। सर वो उसी केस में हो पाएगा जहाँ पे ग्राउंड स्टेट में E4 से आएगा। इसमें 6 फोटोन निकल रहे हैं ना इसमें, अगर तुम सही हो। एक मिनट देखो, an electron in hydrogen atom after absorbing energy, photons can jump between the energy states n1 and n2, then it may return to the ground state after emitting 6 different wavelengths. पहली बात तो ये बताइए, 6 वेवलेंथ एमिट करने का मतलब जो ट्रांजिशन होगा उनके बीच नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स कितने होने चाहिए? 6 वेवलेंथ कैसे एमिट की जा सकती है? सर दोनों की वेवलेंथ है सर, मतलब दोनों का जो नंबर होगा सर उनका डिफरेंस 3 होना चाहिए। तो वो किस ऑप्शन में है 3 का डिफरेंस? सर वो ऑप्शन तो एक ही है, लेकिन सर उसमें लास्ट लाइन में ये भी कह रहा है कि सर ग्रेटर देन द अब्जॉर्ब प्रोटॉन सर, लेकिन जो हम लोग अगर वैसे 3 निकालेंगे सर तो ग्राउंड स्टेट में आने में सर ग्रेटर तो निकल ही नहीं पाएगी ना सर, वो तो लेस निकलेगी या इक्वल निकलेगी। मैम तुम्हारे बात एक बार फिर से बोलो, एक एक करके बोलो, क्या बोलना चाह रहे हो? सर मैं ये कह रहा हूँ सर, एक्चुअली सर n1 और n2 में ये नहीं दिया हुआ ना सर कि ये दोनों ही ग्राउंड स्टेट में है सर, तो यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है। एक मिनट यार, n1 n2 दोनों ही ग्राउंड स्टेट पे, क्या मतलब? सर मतलब n1 और n2 दोनों ही, मतलब n इक्वल टू 1 नहीं है सर, और हम लोग को यहाँ पे लाना है कि देन इट मे बी रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट आफ्टर एमिटिंग 6 डिफरेंट वेवलेंथ सर, तो ग्राउंड स्टेट में आने के लिए सर एमिटिंग 6 वेवलेंथ के लिए ये जोड़ना जरूरी है कि सर n1 और n2 जो है उन दोनों का डिफरेंस 3 हो जाएगा सर। वो तो तब होता है कि जब n2 से n1 आ रहे हैं और n1 जो है वो ग्राउंड स्टेट है। चलिए ठीक है। इसमें शुरुआत में ये तो कहीं लिखा नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में है वो कौन से एनर्जी लेवल पर है। नहीं सर ये दिया तो नहीं है। तो आप ऑप्शंस को ऐसे चेक करो ना, मान लो पहला ऑप्शन सपोज करो, पहला ऑप्शन 3 और 4, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन पहले थर्ड स्टेट में है। हम ऑप्शन वाइज आपको समझा रहे, इलेक्ट्रॉन पहले ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन थर्ड स्टेट में है, इसने फोटोन एब्जॉर्ब किया और फोर्थ स्टेट में चला गया। अब उसके बाद जब वो वापसी करेगा तो कहाँ कहाँ जा सकता है, रिटर्निंग कहाँ हो सकती है उसकी? तो रिटर्निंग अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड से फोर्थ में गया है मानिए, तो फोर्थ से वापस थर्ड में आएगा, या फोर्थ से 2 में जाएगा, या 4 से 1 में आएगा, या 3 से 2 में आएगा, 2 से 1 में आएगा, या 4 से 2 में आएगा। यही सब तो हो सकता है। यस सर। yes sir क्या जिस जो एनर्जी 3 से 4 में, जितनी एनर्जी 3 से 4 में गई थी, क्या इससे बड़ा डिफरेंस किसी, इससे कम डिफरेंस किसी ट्रांजिशन में आ रहा है? जितने भी पॉसिबल ट्रांजिशन हैं वो इससे बड़े ही तो आ रहे हैं भाई। अगर 4 से 3 में आएंगे तो एनर्जी जो रिलीज करेंगे वो उतनी ही रिलीज करेंगे जितनी एनर्जी 3 से 4 में एब्जॉर्ब की थी, और 4 से 3 के अलावा बाकी सब देख लो आप, इससे कम तो कोई भी नहीं आएगा, बिकॉज जो 4 से 2 में गए तो ज्यादा हो जाएगा, 4 से 1 में गए तो और ज्यादा हो जाएगा।
3 से 2 का डिफरेंस और ज्यादा होता है, 2 से 1 का डिफरेंस और ज्यादा होता है। ये सब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ते होंगे कि यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होते हैं, ये एनर्जी डिफरेंस कम होता है, इसके ऊपर एनर्जी डिफरेंस और कम होने लगता है। यस सर। यस सर। तो इस केस में जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की थी उससे कम एनर्जी तो एमिट करोगे नहीं, क्योंकि ऐसा कोई ट्रांजिशन ही नहीं है जो इससे लो एनर्जी पे जा रहा हो। यस सर। जबकि उसमें कहा जा रहा है कि जो 6 वेवलेंथ एमिट हुई है उनमें से कुछ जितना जिस वेवलेंथ को आपने एब्जॉर्ब किया था उस वेवलेंथ के बराबर भी है, उससे ज्यादा भी है, उससे कम भी। मतलब कि जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके हम लोग एक्साइटेशन हुआ था उससे कम एनर्जी का भी एक ट्रांजिशन होना चाहिए, उससे ज्यादा एनर्जी का भी ट्रांजिशन होना चाहिए और उसके बराबर एनर्जी का भी ट्रांजिशन होना चाहिए। बी ऑप्शन देखो क्या पॉसिबल है, अगर 3 से 5 चला गया हो, मान लीजिए 3 से 5। सर उससे तो 6 वेवलेंथ ही नहीं आएंगे। उससे तो 6 वेवलेंथ तो नहीं आएंगे ना सर। तो यही तो प्रॉब्लम है। 3, 4, 5 मान लो इलेक्ट्रॉन थर्ड स्टेट से जंप करके 5 में गया, अब अगर फिफ्थ स्टेट से डी एक्साइटेशन होगी, अगर पांचवें वाले स्टेट से आप डी एक्साइटेशन करोगे तो नंबर ऑफ ट्रांजिशंस 5c2 के हिसाब से 10 आएंगे, तो वो वैसे भी गलत हो गया। डी ऑप्शन 1 से 4 वाला। अगर 1 से 4 में गए, मान लो यहां से यहां गए 4 में, तो जब रिटर्न करेंगे तो देखिए अगर 1 से 4 गए तो रिटर्निंग सेम प्रोसेस, मैक्सिमम आप 4 से बना सकते हो। यस इसमें एब्जॉर्ब एनर्जी से ज्यादा ग्रेटर एनर्जी वाला कोई नहीं, Yes, ग्रेटर sir. वाला कोई नहीं आएगा। समझ पाए कि नहीं इसको? यस 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 सर। और 2 से 4 वाले को कैसे जस्टिफाई करोगे? सर उसमें लेस देन वेवलेंथ भी होंगे और ग्रेटर वेवलेंथ भी होंगे जो और सर 4 से 6 भी होंगे सर। सर सारी कंडीशन देखिए, सेटिस्फाई करेगा। अगर 2 से 4 है तो इससे बड़ा ट्रांजिशन 4 से 1 है और इससे छोटा ट्रांजिशन 4 से 3 है और एक इसके बराबर का भी ट्रांजिशन है, सब आएंगे। और 4 एनर्जी लेवल्स के बीच में नंबर ऑफ ट्रांजिशंस 4c2 के हिसाब से ये 6 भी आएगा, तो सारी कंडीशंस मैच कर रही है इसमें। आंसर सी केस है यार मेरे पास। यस सर। यस C, डी आ रहा। मैंने 19 में के अल्फा के बीटा, अच्छा जो हमारा के अल्फा और के बीटा होता है तो उसमें एक फॉर्मूला होता है ना, मतलब के अल्फा मतलब ट्रांजिशन कहां से कहां तक हुआ ये बताइए। के अल्फा जो एक्सरे आती है उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहां से कहां होता है, सर एल से के। और के बीटा में सर एम से के। एम से M से K। कहां पर ज्यादा एनर्जी बाहर आएगी, मतलब ये एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है या फिर ये वाला एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, एल से सर, के वाला या फिर M2 M2 के। और एनर्जी प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लैम्डा होता है क्योंकि hc बाय लैम्डा के हिसाब से, तो क्योंकि के बीटा में एनर्जी ज्यादा है तो उसकी वेवलेंथ कम होगी, यानी लैम्डा ऑफ के बीटा शुड बी लेस देन द लैम्डा ऑफ के अल्फा। तो जो ग्राफ है यहाँ पर उसमें कुछ इस टाइप से स्पाइक्स है, जो ये स्पाइक निकले हुए हैं इसके अंदर पी और क्यू में, तो जो लो वेवलेंथ है, लो वेवलेंथ वो बीटा वाला होना चाहिए। मतलब कि जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि यहाँ पर के बीटा हो और यहाँ पर के अल्फा हो। तो क्या इसके हिसाब से कोई ऑप्शन देखो है, मतलब एक पॉसिबिलिटी ये है कि पी वाला के बीटा हो और क्यू वाला के अल्फा। ये सर सी ऑप्शन है सर, वही। सी ऑप्शन आ जाएगा। यस सर।
और रिलेटिव पोजीशंस ऑफ के अल्फा एंड के बीटा डिपेंड अपॉन द पर्टिकुलर एटम, क्या ये चीज सही है? रिलेटिव पोजीशंस के बीटा उस पर डिपेंड करते हैं? नो सर, क्यों? सर वो तो n पे डिपेंड कर रहा है ना कि कहाँ से कहाँ जा रहा है, एटम्स का कोई लेना देना नहीं। नहीं सर, डिपेंड तो करता है सर, लेकिन रिलेटिव नहीं करेगा। आप रिलेटिव का मतलब समझ रहे हो क्या है ये? रिलेटिव पोजीशंस ऑफ के अल्फा एंड के बीटा डिपेंड ऑन द पर्टिकुलर एटम, इसका मतलब समझ रहे हो सर क्या है? इसका सर एक ही एटम का सर के अल्फा और के बीटा के बारे में पूछ रहा है सर, तो उसका तो जेड हाँ। दोनों के लिए सेम ही रहेगा, तो वो हाँ। नहीं करेगा। रिलेटिव पोजीशन क्या रहेगा, मतलब कि जैसे कि आप यहाँ पर लैम्डा दिखा रहे हो के बीटा का और यहाँ दिखा रहे हो लैम्डा के अल्फा का, तो रिलेटिव पोजीशन का मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये कितना आगे है या इसके रिस्पेक्ट में ये कितना पीछे है, मतलब कि इनका डिफरेंस, क्या ये डिफरेंस वो कह रहा है आपका कि एक पर्टिकुलर एटम के लिए बदलता रहेगा क्या ये चीज? ये आंसर तो सही होना चाहिए भाई, मतलब से देखिए, क्योंकि जो मोजले लॉ था उसमें आपको ये कहा जाता है कि स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा यानी कि सी अपॉन लैम्डा के अल्फा, ये स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। मोजले लॉ के अंदर इसको कहा गया था ए, और ए की वैल्यू थी रूट ऑफ 3RC डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ पर z माइनस बी, बी की वैल्यू 1, ये था हमारा आंसर। तो जो लैम्डा के अल्फा की वैल्यू है वो वैल्यू डिपेंडेंट है किसके ऊपर? तो आंसर सिंपल सा है कि लैम्डा के अल्फा डिपेंड्स अपॉन एटॉमिक नंबर z। और जब के बीटा निकालेंगे तो के बीटा में भी अंडर रूट ऑफ सी डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ के बीटा अगर निकालते हो तो उसमें भी मोजले का जब लॉ लगाएंगे ना, तो एक्चुअली उन्होंने क्या कहा था, आपको कितना याद है? सर वो कितना z माइनस 1 नहीं होगा सर, वो z माइनस बी हो जाएगा सर, वो चेंज हो जाती है वैल्यू। यस सर, वो कौन सी उसके लिए ही आता है 1 के अल्फा 1 के। की जगह ज्यादा हो जाती है वैल्यू। 7.4 हो जाता है वो। 7? हाँ, मतलब यहाँ पर z माइनस 7.4 का टर्म आता है आपका यहाँ कुछ, लेकिन आगे वाला टर्म क्या आएगा? जो रूट 3RC/4 है ये भी उतना ही आएगा, ये बदलेगा ये चीज, सर 8RC/9 हो जाएगा। मतलब बदलता है ना यहाँ पर नंबर। यस सर। यहाँ पर 8/9 मतलब एक्चुअली वो ट्रांजिशन आप 3 से 1 का लिखोगे तो जो ये वाला फॉर्मूला होता है उसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट लगाते हो, उसके बाद एक फॉर्मूला लगाते हो R, और z की इफेक्टिव वैल्यू लिखते हो स्क्रीनिंग इफेक्ट के हिसाब से, और यहाँ पर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर करके करते हो। तो वो जब कैलकुलेट करेंगे तो मतलब लैम्डा के अल्फा भी एटॉमिक नंबर का फंक्शन है, लैम्डा के बीटा भी आपका एटॉमिक नंबर का ही फंक्शन है, तभी तो इसको कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का नाम भी दिया गया। ये एटॉमिक नंबर पे डिपेंडेंट क्वांटिटीज। तो मेरे हिसाब से डी ऑप्शन भी इसमें सही है, क्योंकि जो लिखा है ना रिलेटिव पोजीशंस ऑफ के अल्फा एंड के बीटा डिपेंड अपॉन द पर्टिकुलर एटम, मतलब अगर डिफरेंट एटम देखें तो ऑब्वियसली ये वेवलेंथ और ये वेवलेंथ अलग आ जाएगी। नहीं आया क्लियर? ये सर हो गया सर। सर हो गया। ये होना चाहिए आंसर में। में इसमें एक तरीके से ये YDAC वाला एक्सपेरिमेंट है जिसमें यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर कुछ मतलब वो एटम्स डाले जा रहे हैं, मतलब लाइट की जगह पर यहाँ पर एटम्स को इंसिडेंट किया जा रहा है। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस लगाइए पहले, अगर इन एटम्स की एनर्जी E हो तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के हिसाब से इनकी वेवलेंथ जो आएगी
लैम्डा की वैल्यू वो निकाल सकते हैं ना, लैम्डा फर्स्ट पार्ट है डी ब्रोगली h डिवाइडेड बाय, और मोमेंटम को लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 2 इंटू मास इंटू इनकी एनर्जी। ठीक है, यस सर। यस पहला सर। पार्ट जो है वो तो सिंपल है। और उसके बाद एंगल्स ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज, तो वो भी YDAC से कर सकते हैं। मैं स्लिट्स के हिसाब से अगर हम जाएं तो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो आती है वो साइन थीटा इक्वल टू YDAC का रिजल्ट है n लैम्डा ओवर d मैक्सिमम के लिए, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो लैम्डा की जगह ये पुट कर लेंगे h बाय, और ये रूट ऑफ 2me, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए बोल रहा हूँ। और मिनिमम इंटेंसिटी के लिए YDAC के ही रिजल्ट्स यूज करोगे, तो मिनिमम इंटेंसिटी YDAC में साइन ऑफ थीटा की वैल्यू होती है n माइनस 1/2h। ये सब याद वाद है यार, भूल गए हो सब ये। ये तो मुझे है। याद है। तो इसका यार, सी और ठीक। डी ऑप्शन पर नहीं आ रहा था इस क्वेश्चन में। वो सब बता रहे हैं ये भी हो गया ना सी पार्ट में। अब वो कह रहा है कि जो एनर्जी, जो ये एटम्स आप यहाँ पर भेज रहे हो, देखिए YDAC में मोनोक्रोमेटिक वेव देते हो आप। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है जिसे वेव को आप डालते हो उसकी एक यूनिक, एक फिक्स वेवलेंथ होती है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो हम एटम्स को भेज रहे हैं उनकी जो एनर्जी है वो एक एग्जैक्ट वैल्यू ना होकर के एक रेंज के अंदर है। मतलब ये जो एनर्जी है वो एक स्पेक्ट्रम के फॉर्म में है, मैक्सिमम एनर्जी E प्लस डेल्टा E और मिनिमम एनर्जी E माइनस डेल्टा E। मतलब जो एटम्स जा रहे हैं उनमें से कुछ एटम्स सबसे लोवेस्ट एनर्जी वाले होंगे, इसी में से कुछ एटम्स सबसे हाईएस्ट एनर्जी वाले भी होंगे, कुछ एटम्स E एनर्जी वाले भी होंगे। तो ऐसे में क्या होगा, ये देखिए आप, मैक्सिमम इंटेंसिटी एनर्जी के स्क्वायर रूट पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मैक्सिमम इंटेंसिटी एनर्जी के स्क्वायर रूट पर डिपेंडेंट है। जिस एटम में सबसे ज्यादा एनर्जी होगी उसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी का जो थीटा आएगा वो सबसे कम आएगा। यानी कि सबसे लो एंगल पर मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी फॉर दैट एटम हैविंग एनर्जी E प्लस डेल्टा E, उसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी। और जिस एटम की एनर्जी E माइनस डेल्टा E होगी, E माइनस डेल्टा E यानी कि सबसे लो होगी, उसका मैक्सिमम इंटेंसिटी सबसे बड़े एंगल पर आएगी। यानी यहां कहीं पर मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी फॉर E माइनस ऑफ डेल्टा E। बोलिए। यस सर। यस सर। ठीक ठीक। अब देखिए जो जीरो ऑर्डर मैक्सिमा आते हैं, YDAC का जीरो ऑर्डर मैक्सिमा जिसको सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं, तो सेंट्रल मैक्सिमा तो लैम्डा पे डिपेंड नहीं करता। तो सेंट्रल मैक्सिमा तो यहाँ पे आता है ना, तो सेंट्रल मैक्सिमा इंडिपेंडेंट ऑफ लैम्डा है, जिसको जीरो मैक्सिमा कह सकते हो। लेकिन जो फर्स्ट मैक्सिमा आते हैं वो फ्रिंज विड्थ पे आते हैं, फ्रिंज विड्थ लैम्डा पे डिपेंडेंट होती है अगर उसको कैलकुलेट करें तो। डी लैम्डा बाय। यस सर। और लैम्डा एनर्जी पर डिपेंडेंट है, मतलब डी ब्रोगली के हिसाब से। यस सर। तो फर्स्ट मैक्सिमा सबसे ज्यादा एनर्जी वाले का और फर्स्ट मैक्सिमा सबसे कम वाले एनर्जी का अगर हम बात करें तो कुछ ऐसा होगा, ये बिल्कुल पता है। मतलब फर्स्ट मैक्सिमा E प्लस डेल्टा E का नीचे आएगा और फर्स्ट मैक्सिमा E माइनस डेल्टा E का इसके ऊपर आएगा। ये दोनों के फर्स्ट मैक्सिमा वाले पॉइंट है। लेकिन जीरो मैक्सिमा फॉर ऑल, सभी के लिए, सब सारी एनर्जीज के जीरो मैक्सिमा एक जगह पे। अच्छा, अब E नेटवर्क ठीक, फर्स्ट मिनिमा E प्लस डेल्टा E का जो आएगा, फर्स्ट मिनिमा ऑफ E प्लस डेल्टा E और फर्स्ट मिनिमा ऑफ E माइनस डेल्टा E, वो आते हैं डी लैम्डा अपॉन 2D के डिस्टेंस पे, इसके हाफ डिस्टेंस पे। यानी कि
फर्स्ट मिनिमा नोटिस करना, फर्स्ट मिनिमा ई माइनस डेल्टा ई का इस पॉइंट से कुछ नीचे आएगा और फर्स्ट मिनिमा ई प्लस डेल्टा ई का भी इस पॉइंट के कुछ नीचे आएगा। अब आपने वेव ऑप्टिक्स कितने अच्छे से पढ़ा है मुझे नहीं पता, लेकिन एक टॉपिक आता है वेव ऑप्टिक्स में जहां पर रिजॉल्विंग पावर के लिए एक क्राइटेरिया बताया गया था, रेलेस क्राइटेरिया करके आता है रिजॉल्विंग पावर में। डिफ्रैक्शन वाले चैप्टर में है, डिफ्रैक्शन बाय द सर्कुलर एपर्चर, और उसमें मिलेगा तुमको ये चीज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप वाले टॉपिक में, जहां पर रिजॉल्विंग पावर बताई जाती है। उन्होंने ये कहा था रेले क्राइटेरिया में, पता नहीं आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कि दो चीजों को रिजॉल्व करने के लिए, दो ऑब्जेक्ट्स को रिजॉल्व तभी कर सकते हैं जब एक के मैक्सिमा पर दूसरे का मिनिमा आ रहा हो। इसको जाके आप थोड़ा सा एनसीईआरटी में देखिएगा, रेले क्राइटेरिया क्या है, रिजॉल्विंग पावर के टॉपिक में मिल जाएगा। सो ई माइनस डेल्टा ई का फर्स्ट मिनिमा इस पॉइंट के नीचे होगा अगर वो फर्स्ट मिनिमा ई प्लस डेल्टा ई के फर्स्ट मैक्सिमा से कोइंसाइड कर जाए। जहां पर पहला मैक्सिमा बन रहा है ई प्लस डेल्टा ई का, अगर इस पॉइंट पर फर्स्ट मिनिमा आ जाए ऑफ ई माइनस डेल्टा ई, तो इसको हम कहते हैं कि ये दोनों रिजॉल्व हो जाएंगे। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, ये हम लोग का क्राइटेरिया नहीं है, ये रेले क्राइटेरिया के अंदर आता है। अब ऐसे में ये जो डिस्टेंस है फर्स्ट मैक्सिमा ऑफ ई प्लस डेल्टा ई, ये YDAC के हिसाब से हो जाएगा d अपॉन स्मॉल d और लैम्डा जो कि h अपॉन रूट ऑफ 2m और e प्लस डेल्टा ई। और वहां पर e माइनस डेल्टा ई का फर्स्ट मिनिमा आ रहा है, यानी कि d अपॉन 2 स्मॉल d और लैम्डा की वैल्यू h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 m e माइनस डेल्टा ई। करिए जरा इसको, क्या बनता है रिजल्ट। उन्होंने ना एक्चुअली वही पूछा है, सी पार्ट में पूछा है कि एक्सप्लेन व्हाई एंड गिव इन वर्ड्स अ सिंपल कंडीशन दैट जीरोथ एंड फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमास कैन बी रिजॉल्व्ड। डेल्टा E3E/5 है। हाँ एक्चुअली ये लिमिटिंग केस है, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, मैं फिर बोलूंगा। मतलब आपको ये HCV भी मिल जाएगा, HCV का पेज नंबर नहीं आता, बट डिफ्रैक्शन वाले चैप्टर में जाइएगा रेले क्राइटेरिया वाले में, तो 3 केसेस बताते हैं, अनरिजॉल्व्ड, जस्ट रिजॉल्व एंड रिजॉल्व। एक के मैक्सिमा पर दूसरे का मिनिमा आ जाए, एक के मैक्सिमा पर दूसरे का मिनिमा, तो ये कहा जाता है कि ये दोनों जस्ट रिजॉल्व हो जाते हैं। और अगर मिनिमा इसके ऊपर निकल जाए, फर्स्ट का मिनिमा इसके ऊपर आ जाए तो वेल रिजॉल्व्ड, और अगर फर्स्ट का मिनिमा इसके नीचे आ जाए तो अनरिजॉल्व्ड। तो ये लिमिटिंग केस सॉल्व कर रहे हो, लिमिटिंग केस में आप देख लो क्या आंसर बन रहा है। सर डेल्टा E3E/5, मतलब 0.6 टाइम्स ऑफ ई बन रहा है, यही आंसर भी आएगा। पहले क्रॉस चेक कर लीजिए। यस सर। पढ़ना है इसको, रेले क्राइटेरिया, रिजोल्यूशन पावर, रिजॉल्विंग पावर ऑफ उसका टेलीस्कोप, उसमें मिलेगा ये। सर यहाँ पे सर जीरोथ और फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा लिखा है सर, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब कि फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा आपको अच्छे तरीके से दिखाई पड़े, इसको ऐसे समझो।
आप इसको ऐसे समझिए, हमने यहाँ पर 2 लाइटें भेजी, मान लीजिए 2 लाइट भेजे, एक हमने ग्रीन कलर की लाइट भेजी है और एक हमने मान लो रेड कलर की लाइट भेजी। ये बताइए सेंटर पर किस तरीके का मैक्सिमा आएगा, सेंटर पे कौन सा कलर दिखेगा आपको, ग्रीन या ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन? सर कॉम्बिनेशन दिखेगा। तो कॉम्बिनेशन दिखेगा। तो सेंटर पर क्या कलर डिफरेंशिएट हो पाएंगे कि ग्रीन है कि रेड है? नहीं सर। मिक्स हो गए। नो सर। तो यहाँ पर तो ग्रीन प्लस रेड मिक्स आ गया, तो इसका मतलब कलर्स को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते आप। अब ये बताइए किसका मैक्सिमा पहले आएगा, मतलब यहाँ से जब ऊपर बढ़ेंगे तो पहले ग्रीन कलर का मैक्सिमा आएगा या पहले रेड कलर का मैक्सिमा आएगा? ग्रीन का है। ग्रीन। तो यहाँ पर मान लीजिए मैक्सिमा ऑफ ग्रीन है, इसका मतलब क्या है, मैक्सिमा ऑफ ग्रीन का क्या मतलब है कि यहाँ पर ग्रीन कलर सबसे ज्यादा इंटेंसिटी का होगा। मैक्सिमा ऑफ ग्रीन का मतलब डार्केस्ट ग्रीन यहाँ पर मिलेगा आपको। भाई ग्रीन के भी कई सारे शेड्स होते हैं ना। यस सर। अगर अब आप ये बोर्ड देख रहे हो, ये भी ग्रीन कलर का है बट ये डार्क ग्रीन तो है। तो ग्रीन कलर की शेडिंग हो जाएगी डार्केस्ट ग्रीन यहाँ पर और डार्केस्ट ग्रीन यहाँ पर, और बीच में एक पॉइंट होगा जहां पर ग्रीन कलर एब्सेंट होगा। इसको ऐसे इमेजिन करिएगा कि डार्केस्ट ग्रीन, अब जहां पर डार्केस्ट ग्रीन है अगर वहां पर, ये आपको पता है कि ग्रीन का रेड का मैक्सिमा इसके ऊपर है, इसका मतलब रेड का मिनिमा इसके नीचे होगा। यस सर। तो अगर यहाँ मिनिमा ऑफ रेड हो, रेड कलर का मिनिमा हो, मतलब कि रेड कलर यहाँ एब्सेंट है सर इजीली डिस्टिंग्विशेबल हो जाएंगे और सर। ग्रीन कलर हाईएस्ट है, यस तो सर। यहाँ पर कलर डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि नहीं कर यस पाएंगे? सर। यस सर। यस। यस सर। अब अगर रेड का मिनिमा मान लीजिए ग्रीन के मैक्सिमा के नीचे आ रहा है, सपोज करिए कि रेड का मिनिमा यहाँ आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर तो रेड कलर नहीं होगा लेकिन इसके ऊपर वाले सेगमेंट्स में कुछ रेड कलर्स आ जाएंगे। यस सर। यस सर। और वहां पर ग्रीन भी है। यस सर। यस सर। तो डिस्टिंग्विश नहीं होगा। यही चीज समझाई जा रही है आपसे कि दो कलर्स को डिस्टिंग्विश तभी किया जा सकता है कि जब एक के मैक्सिमा पर दूसरे का मिनिमा आ रहा हो। अगर ये सिचुएशन बनेगी तो आप आराम से देख पाओगे कहाँ रेड है कहाँ ग्रीन। कलर्स की मिक्सिंग नहीं होगी इस केस में। सर 36। 35 भी है क्या? Experiment is done to determine the half-life of radioactive substance that emits one beta particle for each decay process. Measurements show that average of 8.4 beta are emitted each second by the 2.5 milligram of the substance. Atomic weight of the substance इतना, find the half-life. भाई इसमें क्या कहते हैं? Rate of decay. It is lambda multiplied by n, और rate of decay का मतलब number of disintegrations per second. Number of decay per second, तो lambda into n. और ये दे रखा है नंबर ऑफ डिके पर सेकंड दे रखा है उसके अंदर, और एवरेज में 8.4 बीटा आर एमिटेड, क्योंकि उसके ऊपर लिखा है कि हर एक डिके प्रोसेस में एक बीटा पार्टिकल निकल रहा है। इसका मतलब जितने बीटा पार्टिकल निकले हैं उतने डिके हुए। तो नंबर ऑफ डिके पर सेकंड इज सेम एज द नंबर ऑफ एमिटेड बीटा पार्टिकल्स, जो कि 8.4 है। लैम्डा इज नेचुरल लॉग 2 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ, जिसको कैलकुलेट कर रहा है, मल्टीप्लाइड बाय एन। एन मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई।
ये उससे निकालेंगे जो उसका मास गिवन है सर मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। 2.5 मिलीग्राम, यानी कि हो गया 10 to the power -6 किलोग्राम। ये 10 to the power -3 ग्राम, उसको डिवाइड करिए उसके मास नंबर से, एटॉमिक वेट से। एटॉमिक वेट 230। अब ये तो पता नहीं कि 230 कौन से यूनिट में है, इसको ग्राम्स में मान लेते हैं। यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकती है भाई, 230 का यूनिट नहीं दे रखा है, सर 230 ग्राम। सर ग्राम्स ही है सर, क्योंकि उसके सॉल्व करके आ रहा था सर आंसर। तो ऊपर भी ग्राम, नीचे ये नंबर ऑफ मोल आ गए। नंबर ऑफ मोल को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगी। इससे करना है सॉल्व। करके देखो अटेम्प्ट, ना आए तो बताओ फिर। एक्सक्यूज मी सर, सर बिफोर सर 39 हम लोग कर रहे हैं सर, 37 का एक बार सी पार्ट देख लीजिएगा। हाँ, पॉजिट्रॉन और उसका एंटी मैटर पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, उनके सेम मास है, अपोजिट चार्ज है। अ फोटोन इज द पार्टिकल ऑफ लाइट। क्या करें इन सब चीजों का? आखिरी लाइन में, मतलब सेकंड लास्ट लाइन में लिखा है अवे फ्रॉम ऑल अदर मैटर। अवे फ्रॉम ऑल अदर सर मैटर इसका मतलब सर फ्री स्पेस में हो गया सर। आइसोलेटेड हो गए। यस सर। सर तो इसमें सर एनर्जी तो कंजर्व होती नहीं है सर, मोमेंटम भी नहीं होता है सर, लेकिन आंसर में सिर्फ डी दिया हुआ मोमेंटम है। क्यों नहीं होगा? मोमेंटम कंजर्वेशन क्यों नहीं होगा भाई? आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम तो न्यूटन लॉ तो रहेगा। सर एक्सटर्नल मोमेंटम फोर्स कौन सा है? करने के लिए तो दो एक्सटर्नल फोटोन फोर्स कौन सा है? हाँ, एक मिनट बच्चे, वो तो इसीलिए तो हिंट करके वो लिख रहा है कि अवे फ्रॉम ऑल अदर मैटर, मतलब कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगी, तो लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व कराना होगा। सर लेकिन आंसर में सर यही दिया हुआ है, क्योंकि एक क्या? मोमेंटम कंजर्व नहीं है सर, तो इसीलिए मैं कह रहा था सर इसका आंसर सी होना चाहिए। नहीं, वो ये नहीं कह रहा है, वो कह रहा है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर विद इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटीज। वो ये कह रहा है कि ये एनिहिलेट नहीं कर सकते ना, मतलब कि इलेक्ट्रॉन आ रहा है मान लो कुछ v वेलोसिटी से और पॉजिट्रॉन भी आ रहा है v वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका टोटल मोमेंटम है कितना? जीरो। कितना? जीरो ही हो गया सर। जीरो हो गया ना। अगर ये एनिहिलेट कर गए, एनिहिलेट करने का मतलब ये मिक्स हो जाए और मिक्स होकर के एक फोटोन बन जाए, तो उस फोटोन की तो कुछ वेवलेंथ आएगी ना। लैम्डा ऑफ फोटोन का फॉर्मूला नहीं पढ़ते हो? फोटोन वेवलेंथ, एनर्जी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट। यस सर। तो टोटल मोमेंटम जीरो है। अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन मिक्स हो जाए और मिक्स होकर के एक नया पार्टिकल फोटोन क्रिएट कर दे, अब उस फोटोन में कुछ तो मोमेंटम आएगा, बिकॉज यस सर वेवलेंथ है सर, तो फोटोन में मास होता नहीं सर, तो वेवलेंथ वाले फॉर्मूले से आ जाएगा। तो ये कैसे हो सकता है कि टोटल जीरो मोमेंटम अगर आपके पास है और फोटोन जनरेट होगा तो उसका कुछ मोमेंटम आएगा? हाँ सर, तो सर इस हिसाब से सर तो एनर्जी भी कैसे कंजर्व हुई सर फिर? एनर्जी तो हो जाती है कंजर्व भाई, क्योंकि इसकी एनर्जी प्लस इसकी एनर्जी को आप एफसी बाय लैम्डा तो लिख सकते हो ना। यहाँ पर एनर्जी तो मास में ट्रांसफर हो जाती है आइंस्टाइन इक्वेशन से। मास को, ये देखिए इसमें मास है, इसमें मास है और यहाँ मास नहीं है, तो इस मास के करस्पॉन्डिंग एनर्जी m इंटू सी स्क्वायर, इस मास के करस्पॉन्डिंग एनर्जी mc स्क्वायर प्लस mc स्क्वायर, दो एनर्जी आपको इक्वल टू mc स्क्वायर। या तो समझ में नहीं आया कि मासेस कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। मॉडर्न फिजिक्स में एनर्जी को, सिंगल एनर्जी कहाँ कंजर्व रखते हो आप? ये तो ये हो जाएगा 2mc स्क्वायर बराबर एनर्जी ऑफ द फोटोन, ये लिखा जाएगा यहाँ पर। सर आपने सर एक बार क्लास में स्टेटमेंट दिया था सर कि अगर फ्री स्पेस है सर तो वहां पे एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व नहीं होते सर। भैया वो आर्टिकल कुछ और होगा, वो आर्टिकल ये नहीं था। अरे सर यही था सर, पेयर एनिहिलेशन वाली, तो सर पेयर प्रोडक्शन पेयर एनिहिलेशन वाला इसी वाला सर था। वो पेयर प्रोडक्शन में था सर, कि फोटोन इलेक्ट्रॉन उसमें टूट के जाता है, तो उसमें बताया था आपने कि ये चीज सर इलेक्ट्रॉन के एटम के अंदर होती है सर, फ्री स्पेस में नहीं हो पाती है सर ये पेयर प्रोडक्शन।
एनिलेशन में नहीं बताया था आपने। ये नहीं बताया होगा, मैं बता रहा हूँ क्या था वो टॉपिक ये था कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन किसी फोटोन को 100% एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। हाँ यस सर, यही वाला था सर। तो वहां पर फोटोन इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करा रहे हो ना, फोटोन और इलेक्ट्रॉन मतलब एक में मास है एक में मास नहीं है। अच्छा ठीक सर, समझ गए वो सर। पॉइंट ही पूरा अलग है। यस सर। तो इनका एनिहिलेशन अगर हो जाएगा और फोटोन बन जाएगा तो एक तरीके से आप मोमेंटम कंजर्वेशन को वायलेट कर रहे हो, जीरो मोमेंटम से नॉन जीरो मोमेंटम में चले गए। तो ये हो नहीं सकता, इसलिए डी ऑप्शन सही है। एनर्जी तो वैसे भी कंजर्व नहीं होगी क्योंकि मास के इक्विवेलेंट एनर्जी वो फोटोन में चली जाएगी। ठीक है, समझ गए सर। फोर्टियथ में फोटोन एमिटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्टार, मतलब कोई प्लेनेट है, स्टार है जिसका मास m रेडियस r, उसके सरफेस से एक फोटोन निकला। रेड शिफ्टेड का मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि उसकी वेवलेंथ में फर्क आ जाएगा, वो सब तो ठीक है। फोटोन एमिटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ सन इज रेड शिफ्टेड बाय अज्यूमिंग अ रेस्ट मास इक्विवेलेंट फॉर द फोटोन एनर्जी। अप्लाई न्यूटोनियन थ्योरी so that the effective or measured frequency of the photon at infinity is reduced। सुनिए क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर अगर फ्रीक्वेंसी f है मान लीजिए, या f0 है, तो वो कह रहा है कि जब ये फोटोन इससे बहुत दूर निकल जाएगा, इन्फिनिटी पे जब चला जाएगा फोटोन, तो उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ से कुछ कम हो जाएगी, फोटोन की फ्रीक्वेंसी में रिडक्शन आएगा। और साथ में ये भी कहा है अप्लाई न्यूटोनियन ग्रेविटेशनल थ्योरी, और उसके ऊपर एक लाइन और लिखी हुई है बाय अज्यूमिंग अ रेस्ट मास इक्विवेलेंट टू द फोटोन एनर्जी। यहाँ पर अगर f0 फ्रीक्वेंसी है, अगर यहाँ फ्रीक्वेंसी f0 है तो एनर्जी हो जाएगी h इंटू f0, और एनर्जी इक्वल टू मास इंटू c स्क्वायर वाले फॉर्मूले के हिसाब से h f0 डिवाइडेड बाय c स्क्वायर, ये एक तरीके से फोटोन का मास हो गया। इसको इक्विवेलेंट मास कह सकते हैं उस फोटोन के लिए। और अब जब फोटोन यहाँ पर निकलेगा प्लेनेट के सरफेस पे होगा, तो इस फोटोन में टोटल एनर्जी देखिए, टोटल एनर्जी इसकी हो जाएगी h f0, और इस मास की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस g m1 m2 डिवाइडेड बाय r, मतलब फोटोन की काइनेटिक एनर्जी प्लस ग्रेविटेशनल एनर्जी, न्यूटोनियन थ्योरी लगा रहे हो, इक्वल टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिकॉज ग्रेविटेशन कंजर्वेटिव फोर्स है। जब इन्फिनिटी पर चले जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी वहां जीरो हो जाएगी, तो वहां पर सिर्फ फोटोन की एनर्जी बचेगी जो कि hf है। देखो इससे आंसर आ रहा नहीं है, कल से एच सारे गए, एफ नॉट, तो एफ बाई एफ नॉट 1 माइनस, ये तो आंसर आ रहा है। ये सर यही आ रहा था सर, यही है। इतना करना है इसको। मैक्सिमम इसका 50 पे है ना सर, ग्राफ के हिसाब से। यस सर। यस सर। और यहाँ कहीं 200 दे रखा है, और 200 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक वैल्यू दे रखी है
सर 8 8 और एक मिनट चेक 100 के करस्पॉन्डिंग 100 के 8.8 करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू कुछ एक मिनट चेक करना, थोड़ा भी गड़बड़ होगा तो आंसर नहीं आएगा। 8.8 ठीक है। तो ऊपर जो क्वेश्चन में पैराग्राफ है वो तो बकवास है, मतलब वो पहले से सबको पता है ना। Yes, और sir. हाँ, एक मिनट क्वेश्चन पढ़ लें। इसमें कौन सा पार्ट पूछना चाह रहे हो आप? एक मिनट। सर इसमें पार्ट नहीं है सर, वो तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इसमें सर। ए की वैल्यू एस्टिमेट करनी है। नहीं, वो ए की वैल्यू कह रहा है कि above a certain mass number and nuclei having binding energies which are always small enough to allow the emission of alpha particle। तो वो एस्टिमेशन करना है कि कौन सा मास नंबर होगा, कौन से मास नंबर के बियॉन्ड अल्फा पार्टिकल एमिट हो सकता है, ये पूछा वो। above a certain mass number nuclei having binding energies which are always small enough to allow the emission of alpha particle use a linear approximation to estimate capital A। वो ये सब कहना चाह रहे हैं। पहले तो ये बताओ, अगर 100 के बाद वो कह रहा है कि इसमें लीनियर अप्रोक्सीमेशन है, मतलब ये लाइन स्ट्रेट लाइन है, तो आप पहले इसकी इक्वेशन बताओ क्या बनेगी। और ये कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं यहाँ पर 100, 8.8 और इधर का कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है 200, 8। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। तो इससे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की मैथमेटिकल इक्वेशन निकाल सकते हैं। ये जो आपका y कोऑर्डिनेट हो गया एक तरीके से। दिस माइनस 8.8 बराबर 8 माइनस 8.8 अपॉन 200 माइनस 100 और इनटू मास नंबर a माइनस 100। पता नहीं सही है गलत है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। यस सर। सर इससे स्लोप यस सर ये आ रही है। क्या बनेगा इससे? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू 0.8/100 और इधर 100.8 है तो माइनस प्लस 0.8 8.8 में निकाल ये 9.6 और माइनस 0.8 a/100। यस सर यही बन रहा है। ये आ गया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की इक्वेशन। अब अल्फा पार्टिकल एमिट होने, तो अल्फा पार्टिकल अगर एमिट होगा तो मान लीजिए मास नंबर ए है, उससे अगर अल्फा पार्टिकल जब एमिट होगा तो जो प्रोडक्ट न्यूक्लियाई होगा उसका मास नंबर a-4 हो जाएगा और साथ में एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा। यस सर। मतलब अगर हमें ऐसे दिखाएं कि एलिमेंट x कन्वर्ट्स इनटू y प्लस अल्फा, तो अगर x का मास नंबर a है तो y का मास नंबर a-4 होगा फिर, और अल्फा का मास नंबर 4 होगा। एक और वैल्यू याद करना है, जो Q वैल्यू होती है ना किसी न्यूक्लियर रिएक्शन की, Q वैल्यू इन टर्म्स ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी, ये बारे में आपसे कहा रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। So binding energy of Minus reactant minus binding energy of product. product minus react Product The minus product minus the reactant. binding energy के केस में से वो मास है केस में। भैया देखो इसको। हाँ, तो प्रोडक्ट में कितनी बाइंडिंग एनर्जी है? प्रोडक्ट में एक एलिमेंट है जिसका मास नंबर a-4 है और ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की इक्वेशन है। तो 9.6 माइनस 0.8 a divided by 100 it is the binding energy per nucleon and the nucleus has mass number a-4, so multiplied by a-4 करें। ये इतनी बाइंडिंग, ये टोटल बाइंडिंग एनर्जी आ गई y के लिए। सर 0.8 के बगल में भी तो a-4 लिखे। क्या क्या? अरे यार एक मिनट, a को a-4 से रिप्लेस। हाँ 9.6 माइनस 0.8 यहाँ पर a-4 अपॉन 100, ये पर न्यूक्लियन है, इसमें फिर से a-4 मल्टीप्लाई होगा टोटल बाइंडिंग एनर्जी के लिए।
तो इसको हटाया जाए। अल्फा पार्टिकल की बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ के अकॉर्डिंग कितनी होगी? तो मेरे ख्याल से ग्राफ कहाँ दिया हुआ है? दिया हुआ है नीचे सर 25 25 मिला लिखा हो। तो प्लस 25 माइनस जो ओरिजिनल एलिमेंट है उसकी बाइंडिंग एनर्जी, तो ओरिजिनल एलिमेंट की बाइंडिंग एनर्जी लिखी जाएगी 9.6 माइनस 0.8 इंटू ए अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई ए। और क्यू वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए कि नेगेटिव आनी चाहिए अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन तो? पॉजिटिव। पॉजिटिव है। तो आपको ये पूरा टर्म पॉजिटिव रखना है। मतलब एक अच्छी खासी मैथमेटिकल इनइक्वालिटी बनेगी। तो ये इनइक्वालिटी बना ली थी, बस वो नहीं समझ, ए -4 नहीं कर याद आ रहा था। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया था। तो AX ठीक है। AY रख दिया था, उसको इतना नहीं समझ आया कि A-4 रखना। हाँ, कोई बात नहीं। मैंने कहा था ना, वैसे भी अच्छा क्वेश्चन। देखो, एक तो थियोरेटिकल कंसेप्ट रिवाइज हो रहा है आपका यहाँ पर, ये प्लस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए क्यू पॉजिटिव आना चाहिए, और एक मैथमेटिकल मॉडल तैयार किया गया इसके अंदर। तो ये हो गया। उसके बाद सर बाकी एक तो बार हो जाएगा। 26 सर एक बार yes। नहीं, इसका हो जाएगा, और बाकी की वो भी बताना पड़ेगी। नहीं सर बाकी नहीं है। हो जाए। सर एक बार 26 का सर देख लेगा, पूरा आंसर मैच नहीं होगा। इसमें 5B10 प्लस 0N1 3Li 7 प्लस 2He4 मतलब अल्फा पार्टिकल। इसका मास गिवन है 10.01167 और इसका भी मास गिवन है। नहीं, ये कोई किसका मास दे रखा है? गिवन दैट मासेस ऑफ द बोरॉन न्यूट्रॉन, सॉरी न्यूट्रॉन का मास गिवन है 1.00894 और इसका दे रखा है 4.00386 और इसका मास पूछा है। तो ये तो उससे हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। क्या कहता हूँ, सो मास ऑफ लिथियम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप्स बन रही थी। नहीं, M1 M2 M और इसको मान लो M3 कर ले तो सर मास डिफेक्ट निकाल के सर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके M1 प्लस M2 माइनस M माइनस M3, ये सब आपका एटॉमिक मास यूनिट में दिया है। तो इसको हम डायरेक्टली 930, अब यहाँ कन्वर्जन फैक्टर तो दिया नहीं है कोई, तो 931.5 से जब मल्टीप्लाई करते हो मास डिफेक्ट को तो आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आती है। याद करिए, ये क्यू वैल्यू आती है। यस सर। लेकिन ये क्यू वैल्यू जो हम लोगों ने न्यूक्लियर रिएक्शन में समझाई वो ये था कि क्यू वैल्यू प्रोडक्ट्स की एनर्जी का समेशन होता है। यस सर, काइनेटिक एनर्जी। क्यू वैल्यू का मतलब इसकी एनर्जी प्लस इसकी एनर्जी। और यहाँ पर एक और थ्योरी थी सर की जो मैक्सिमम पोर्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी है वो अल्फा पार्टिकल्स में ही चला जाता है। हाँ, तो वो भी बताया गया था कि जो क्यू वैल्यू है उसमें से पूरी एनर्जी यहाँ नहीं आती है। यहाँ पर जो एनर्जी आती है वो A-4/A/Q आती है, और यहाँ पे जो एनर्जी आती है प्रोडक्ट के पास वो 4/A/Q। इसके लिए मोमेंटम कंजर्वेशन यूज किया गया था। ये अलग से, तो ये जो क्यू वैल्यू निकाली है ना, इस क्यू वैल्यू में A-4, A यहाँ पर 7 है, विच मीन 7 - 4 डिवाइडेड बाई 7। अब ये एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल है जिसकी वैल्यू 1.83 दे रखी है। अब इसमें से ट्राई करो, आ जाएगा। यस सर, इससे से आ जाएगा सर। यस सर।
नहीं, इन्होंने क्या किया होगा, क्यू वैल्यू को डायरेक्टली अल्फा की एनर्जी कर दिया होगा। नहीं सर, वो मैंने भी वही किया सर, उसकी वजह से आंसर में पॉइंट्स में कुछ डिफरेंस आ रहा था सर, वो इसी वजह से आ रहा था। तो क्या तुम लोग क्लास के नोट्स नहीं पढ़ रहे हो क्या? मतलब इतना हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। नहीं, आपको सारे डिके उसके अंदर इतना डिटेलिंग बताई है पूरी। हो गए सारे? यस यस सर। अमित, नहीं सर, तुम्हारा सर डाउट? सेवेंथ वाला एक क्वेश्चन है सर, वो इनकम्प्लीट है सर, वो एक बार देख लीजिएगा सर। तो उसमें सर ऑप्शन गिवन नहीं है सर, जो आंसर है। बी ऑप्शन इनकम्प्लीट है। सर ACD पूरे रॉन्ग है सर, तो उस हिसाब से भी हो जाएगा। बी इनकम्प्लीट ऑप्शन एक्चुअली, हालांकि बाकी सब आपके गलत हो जाएंगे। बाकी ऑप्शन तो ठीक है, इसमें बी वाला ही तो इनकम्प्लीट है। क्यों? यस सर, बस वही है सर। तो एसीडी क्रॉस चेक करो, एसीडी मैच कर कर रहे कि लिया था नहीं कर सर, रहे। उसी से हो गया था सर, उसी से तो समझ में आ गया सर, बी ऑप्शन होगा सर, लेकिन वो इनकम्प्लीट था तो। चलो कोई बात नहीं। सर वो डाउट सॉल्व कर देंगे सर। नहीं, वही मैं तुमसे भी तो बोल रहा हूँ कि वो तुम्हारा अब अगली क्लास में कर देंगे, या हम तुमको अगर टाइम मिला तो करके भेज भी सकते हैं। सर ठीक है सर। 3 क्वेश्चन थे तुम्हारे। यस सर। 1 मिनट, वो मेरे ख्याल से थोड़े लेंदी दिख रहे थे हमको। एक मैं देखता हूँ, रुको। सर इसमें सर एक 10th वाला है सर, वो 2 सरफेस वाला सर, वो छोटा है सर, वो बता दीजिए। देख रहे हैं 1 मिनट को बता रहे हैं।